Hello. Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Naik and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी को। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड 9th के एनसीईआरटी का ये जो हमारा सेक्शन है उसका लास्ट टॉपिक था वो था पेस्टोरलिज्म के ऊपर। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाने की कोशिश की थी कि ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है उनकी इम्पैक्ट, खास करके जो कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ती है उसके बारे में हमने देखा था। बट एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और मेरा जो कोर सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है। साथों साथ गवर्नेंस और आईआर के भी थोड़े बहुत टॉपिक्स को मैं डील करता रहता हूँ। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस, जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी को। ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आई कवर द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन हिस्ट्री। तो एनसीईआरटी तो यहाँ पे होगी बट यूपीएससी इज ऑल्सो बियॉन्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के ऊपर भी आपको जाना होगा, आपको समझना होगा। और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी, जहां मैं अपने हिस्ट्री के कोर्सेज कवर कराता हूँ। अभी मैंने 2020 की मेंस के लिए, जो इस बार मेंस दे रहे हैं या जिनको मेंस के लिए आंसर राइटिंग का इनफैक्ट थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए होता है, उनके लिए मैंने एक नया कोर्स शुरू किया है जहां आई हैव स्टार्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन हिस्ट्री आंसर राइटिंग। अब देखिए ये कोर्स बहुत ही नॉवेल है। ये नॉवेल कोर्स इसके लिए है क्योंकि कैसे लिखना है हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस, उसको मैं डील कर रहा हूँ। ये इसके अंदर मैं एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और इसके साथ साथ आप देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये सब के सब टॉपिक्स का आंसर राइटिंग कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही टॉपिक है, कंप्लीट हिस्ट्री और कल्चर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आप चाहते हो कि आपको कटिंग एज चाहिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड टाइम आप एक्सेस कर पाते हो और टेस्ट और क्वीज भी आ जाएंगे। इनफैक्ट ये जो मेरा आंसर राइटिंग का कोर्स है इसमें मैं लाइव इवेल्युएशन करता हूं। अगर आप चाहते हो कि कैसे लाइव इवेल्युएशन किया जा सकता है या देखा जा सकता है तो आप जरूर से हमारे कोर्सेज को एक्सेस करिए। बहुत मजा आएगी क्योंकि मैं फीडबैक भी लाइव क्लास में देता हूँ। मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने कहाँ गलती कर दी है और कहाँ पे आपको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरे जितने भी कोर्सेज है, वो चाहे एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उन सबको आप एक्सेस कर पाओगे। 3000 से भी ज्यादा स्लाइड्स है, कितनी, मोर देन 3000 प्लस स्लाइड्स, ये भी आप कवर कर पाओगे। साथों साथ आपके लिए फायदा ये है कि एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो जितने भी कोर्सेज है उन सबको आप एक्सेस कर पाओगे। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, उनके जो भी क्लासेस चलते हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे। और साथों साथ प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया मैं तो करवाता ही हूँ और भी एजुकेटर्स करवाते हैं। अनलिमिटेड टाइम देखिए जब तक आपका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से और अपना गोल जो है वो यूपीएससी सीएसई रखिए। आफ्टर चूजिंग द गोल एज यूपीएससी सीएसई, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज टू टेक द सब्सक्रिप्शन। आपके पास दो ऑप्शन है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन का है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का है। प्लस सब्सक्रिप्शन ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल सब कुछ मिल जाएगा। एक साल का 44,500, 2 years का 64,800 एंड 3 years का 81,000। दो स्टूडेंट्स वर इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर, आई सजेस्ट कि आप इनफैक्ट 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और जो लोग ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कवर कर दिया है वो 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है PN Live। While taking any kind of subscription on unacademy courses, you are always supposed to use or you can always use this PN Live discount code। ये आपको 10% डिस्काउंट देगा। दूसरा सब्सक्रिप्शन जो है वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन के द्वारा आपको पर्सनल कोच, आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और फीडबैक आपको इनफैक्ट एक कोच के द्वारा दिया जाएगा। तो एज ए टीचर तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मेरे आंसर राइटिंग के कोर्स को आप एक्सेस कर पाओगे कभी भी और आपके जो भी इवेल्युएशन है वो तो मैं करके दूंगा। इसके अलावा अदर देन दैट, जब जब आपको प्रश्न पूछा जाता है मेंस के अंदर तो आपको कैसे इनफैक्ट तैयारी करनी है, कौन से सोर्सेज को कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन पैकेज अवेलेबल है अनअकैडमी के ऊपर। एक साल का 62,550, 2 साल का 96,300, 3 साल का 1,26,900।
इसमें भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट कोड PN Live यूज कर सकते हो, 10% डिस्काउंट यहाँ पे गेन कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हो एंड यू कैन टेक अ डिफरेंट सब्सक्रिप्शन फॉर द ऑप्शनल। ऑप्शनल की जो फीस है वो थोड़ी कम है कंपेयर टू द GS सब्सक्रिप्शन। 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। आई सजेस्ट कि यू टेक अप योर ऑप्शनल एज वेल साइमल्टेनियसली, क्योंकि प्रिपरेशन करते समय दोनों का बैलेंस करना जरूरी है। सब्सक्रिप्शन लेने के समय हमेशा आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है PN Live माय फ्रेंड। जैसे ही आपने डिस्काउंट कोड यूज किया ऑटोमेटिकली आपको 10% यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर मेरे फ्री क्लासेस चलते हैं, जिसे हम लोग स्पेशल क्लास के रूप में पहचानते हैं। ये जो फ्री स्पेशल क्लासेस है इसको आप एक्सेस करिए और देखिए कि कैसे पढ़ाया जाता है, डाउट सॉल्विंग कैसे होता है, स्टूडेंट्स की जो कमेंट्स है उसको कैसे हम लोग डील करते हैं। तो मोस्ट वेलकम है आपको अनअकैडमी के ऊपर। लेट अस स्टार्ट। इन द प्रीवियस सेशन हमने पेस्टोरलिस्ट के ऊपर बताया था और आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ती है कॉलोनियलिज्म की। अगर आपको प्रीवियस क्लास याद होगा तो मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया था कि जो पेस्टोरल कम्युनिटी है वो इंडिया में अलग जगह जगह पे रहती है और साथों साथ हमने देखने की कोशिश की थी कि अफ्रीका के अंदर भी अलग अलग जगह के अंदर रहेगी। इंडिया के अंदर हमने देखा था कि एक तो माउंटेन्स के अंदर पेस्टोरल कम्युनिटी रहती है, माउंटेन्स के अंदर गुज्जर बकरवाल, इसके साथ साथ गड्डी, गड्डी के साथ साथ मैंने आपको बताया था बेसिकली द किन्नौरी, किन्नौरी के साथ साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी भोटियाल, और भोटियाल के साथ साथ अगर आपको याद होगा तो आपको शेरपा के बारे में भी बता दिया था। वी हैव ऑल्सो डिस्कस कि यहाँ पे डेजर्ट एरिया के अंदर आपको राइका करके कम्युनिटी मिलेगी और दूसरे आपको गुजरात के अंदर आपको मिल जाएंगे मालधारी कम्युनिटी, ये भी पेस्टोरल्स कम्युनिटी थी। इसके सिवाय आपको प्लेन्स के अंदर मिल जाते हैं प्लेटू वाले रीजन के अंदर, खास करके जहाँ पे आपको धांगर कम्युनिटी मिलती है महाराष्ट्र के अंदर। और धांगर के साथ साथ मैंने आपको गोल्ला के बारे में बताया था, कुरुमा के बारे में बताया था और कुरुबा के बारे में बताया था। ये भी इनफैक्ट पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको एक कम्युनिटी मिलेगी जिसका नाम है मोनपा। इन सब के हमने आधार के ऊपर देखने की कोशिश की थी कि कुछ कुछ कम्युनिटीज मल्टीपल स्टेट के अंदर भी लोकेटेड थी, जिसे हम लोग बंजारा कम्युनिटी के रूप में पहचानते हैं। उसी तौर के ऊपर जब हमने पिछले क्लास के अंदर देखा कि ये जो इंडिया के अंदर जब पेस्ट्रोलिज्म का अपना वे ऑफ लाइफ था उसको कॉलोनियलिज्म ने आके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और कॉलोनियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी के रूप में उभर के आई जिसने इनफैक्ट पेस्टोरल कम्युनिटी को तबाह कर देता है पूरी तरह से। उसके बाद हमने ये देखा कि कॉलोनियलिज्म ने अलग अलग कानून पास किए, जैसे वेस्ट लैंड को लेके नियम बनाए, या उसी तौर के ऊपर फॉरेस्ट एक्ट पास किया जाता है, या उसी तौर के ऊपर अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया जाता है। ये क्रिमिनल ट्राइब्स के द्वारा भी पेस्टोरल कम्युनिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि ये पेस्टोरल कम्युनिटी को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करने के लिए परमिट सिस्टम भी लाया जाता है। उसी के साथ साथ हमने ये देखा था कि अफ्रीका के अंदर भी पेस्टोरल कम्युनिटी जो है, ये अफ्रीकन पेस्टोरल कम्युनिटी को भी परेशान किया गया। इसमें आपको बेडोइन कम्युनिटी मिलेगी नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, दूसरे आपको मसाई कम्युनिटी मिलेगी। और हमने आपको बताया था कि जब इनफैक्ट अफ्रीका के अंदर कॉलोनियलिज्म की एंट्री होती है तो उसके बाद यहाँ पे जो मसाई कम्युनिटी के लोग थे उनको भी टारगेट करके उनको भी इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मसाइज वर ऑल्सो आई वुड से एनहिलेटेड बाय दी कॉलोनियलिज्म। तो हमने कल के क्लास के अंदर इनफैक्ट ये मसाई के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। आज आगे देखने की कोशिश करेंगे कि फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है, अफ्रीका के अंदर पेस्टोरल कम्युनिटी कहाँ कहाँ किस तरह से अपना जीवन चला रही थी। और आपको जो पूरा का पूरा ये चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर आपको ये मसाई के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मसाइस के बारे में मेनली अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी डिटेल में लिखा गया है। हमने आपको ये बताया था कि ये मसाई कम्युनिटी है किलीमंजारो की जो माउंटेन रेंजेस है उसके नीचे वाले लैंड के अंदर रहती है, और इनका भी मानना था कि कल्टीवेशन करना हमारे लिए पाप है, क्योंकि जमीन जो हमको नेचुरली उगा के चीजें दे रही है उसको स्वीकारेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एंड हेंस वी फाइंड कि मसाई कम्युनिटी के लोग भी एक वे ऑफ लाइफ के अंदर जीना चाहते थे जहां इन्होंने खेती वेती नहीं की। और जब इनफैक्ट यहाँ पे भी अंग्रेज और बाकी सारे यूरोपियंस आए तो इनके मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया, इनकी भी जमीनें ले ली गई और इनके भी जीवन को सत्यानाश पूरी तरह से कर दिया गया। इतने टॉपिक्स के ऊपर से अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अफ्रीका के अंदर क्या इंपैक्ट होता है उसको देखते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म कैसे चलता है। एक्चुअली अफ्रीका के अंदर कॉलोनियलिज्म आता है 19th सेंचुरी के मिडल पार्ट के बाद साहब। 1880s का पीरियड है जब अफ्रीका के अंदर कॉलोनियलिज्म की शुरुआत होगी।
पहले अफ्रीका में गिने चुने लिमिटेड पावर्स आपको वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर मिलेंगे, जैसे इंग्लैंड हो गया, थोड़ा बहुत पुर्तगाल का दबदबा हो गया, पर आपको और ज्यादा कोई प्रोमिनेंट कॉलोनियल पावर्स नहीं मिलेंगे अफ्रीका के अंदर। जैसे जैसे समय आगे चलता है उसके बाद हमको देखने को मिला कि अफ्रीका के अंदर भी आपको और भी इनफैक्ट कॉलोनियल सोर्सेज और कॉलोनियल सत्ताधीश घुसने की शुरुआत करते हैं। 1880 के अंदर अफ्रीका का स्क्रैम्बल होता है। स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि अफ्रीका को काटा जाता है, पूरी तरह से अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको एनिहिलेट कर दिया जाता है। और उसके बाद हमको देखने को मिला कि अफ्रीका का जो स्क्रैम्बल हुआ, ये स्क्रैम्बल के बाद पूर्ण रूप से इनफैक्ट एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो गया कि अब क्या होगा अफ्रीका को साहब, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर जब स्क्रैम्बल हुआ तो कुछ रीजन्स आपको इंग्लैंड को मिलता है, कुछ रीजन्स अगर आप देखोगे तो आपके फ्रेंच ले लेंगे, कुछ रीजन अगर आपको पता होगा बेल्जियंस लेंगे, कुछ रीजन अगर आप देखोगे डच ले लेंगे। उसी तौर के ऊपर आपको अदर पावर्स भी अफ्रीका के अंदर मिलेंगे, अदर यूरोपियन स्टेट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कॉलोनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब जहां जहां इनफैक्ट ये इंग्लिश, फ्रेंच, डच, बेल्जियन लोगों ने दबदबा बनाया अफ्रीका के अंदर, तो उसके बाद वहां पे इन्होंने नियम कानून पास किए और इसके कारण अफ्रीका के अंदर भी जो ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी, कौन सी लैंड? ग्रेजिंग लैंड, जहां पे पशुधन को चराने के लिए जो जमीन चाहिए होती थी वो पूर्ण तरह से खलास कर दी जाती है, उसको खत्म कर दी जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। यहाँ पे जो मसाई कम्युनिटी रहती है, कहाँ पे रहती है साहब? मसाई कम्युनिटी आपको कहाँ पे मिलेगी? द मसाईज विल बी फाउंड इन द कीनिया एंड द टांजानिया रीजन। याद रखेगा, मसाई आपको कहाँ मिलते हैं? कीनिया, टांजानिया वाले रीजन के अंदर आपको मिलेंगे। ये जो मसाई कम्युनिटी के लोग हैं, ये जो मसाई कम्युनिटी के लोग हैं, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे साहब, ठीक है। कीनिया, टांजानिया की बॉर्डर्स वाले रीजन के अंदर उनकी जमीनें पूरी तरह से चली जाती है और उनको परेशान कर दिया जाता है साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये जो मसाई लैंड है, ये मसाई लैंड को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। किन्होंने साहब? ठीक है, ये अंग्रेज चले गए और बाकी जितने भी यूरोपियंस थे साहब, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है कि बिफोर कॉलोनियल टाइम्स, जैसे कॉलोनी बनी या आपके यूरोपियन पावर्स आए, उसके पहले मसाई लोगों की जमीन जो थी वो बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर आपको मिलेगी साहब, ठीक है। नॉर्थ कीनिया से लेके तंजानिया में, और वहां पे भी आपको जो आपके टेम्परेट थोड़ा ठंडा प्रदेश है, इसके लिए स्टेपीज रीजन आपको मिल जाएगा। तो इवन इन अफ्रीका वी फाइंड सम काइंड ऑफ स्टेपीज। स्टेपी अगर आपको पता होगा तो इट्स अ ग्रास लैंड एंड इट्स अ कोल्ड ग्रास लैंड साहब, ठीक है। इट्स अ एग्जांपल ऑफ दी टेम्परेट ग्रास लैंड साहब, ठीक है। तो आपको एशिया के अंदर मिल जाता है स्टेपीज, सेंट्रल एशिया के अंदर मंगोलिया वाले रीजन के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये जो रीजन है बेसिकली उसे स्टेपीज ग्रासलैंड कहते हैं। उसी तौर के ऊपर अफ्रीका के अंदर भी हमको स्टेपीज ग्रासलैंड के अंदर ये मसाई कम्युनिटी की बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। पर धीरे धीरे क्या होता है कि यूरोप के इंपीरियल पावर्स अफ्रीका के अंदर घुसने की शुरुआत करेंगे और स्क्रैम्बल करने की शुरुआत करते हैं। स्क्रैम्बल करने का मतलब है अफ्रीका को पूरी तरह से तोड़ देना साहब, ठीक है। और अफ्रीका का वो पूरा का पूरा बांटने की शुरुआत होती है। वी फाइंड कि अफ्रीका वाज स्लाइस्ड अप इनटू डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज। मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो अफ्रीका का करीबन 40% के आसपास एरिया ब्रिटिश ने रखा था, 30% के आसपास एरिया फ्रेंच के पास गया था, कुछ एरिया बेल्जियंस के पास चला गया था। जैसे कॉन्गो के बारे में आपको पता होगा, कॉन्गो वॉज कैप्चर्ड बाय द बेल्जियंस। किंग लियोपोल्ड करके उसका राजा था जिसने तरखाट मचा दिया था बेल्जियम के अंदर साहब, ये कॉन्गो के अंदर। तो वी फाइंड कि यहाँ जितनी भी कम्युनिटीज थी अफ्रीका के अंदर, उनको पूरी तरह से पूरी इनफैक्ट है ना धीरे 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 डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत होती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। 1885 के आसपास की बात है। 1885 के अंदर हमको पता चलता है कि ये जो मसाई लैंड करके जो एरिया था, दैट वाज वंस अपॉन अ पार्ट ऑफ द कीनिया एंड द टांजानिया रीजन, उसको बेसिकली एक बाउंड्री के अंदर डिवाइड कर दिया गया। जैसे भारत के अंदर हुआ 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, वैसे ही आपको देखने को मिलता है 1885 के अंदर ब्रिटिशर्स ने केनिया को ऑक्यूपाई किया था और जर्मनी ने बेसिकली ये जो टांजानिया वाला रीजन है, जिससे क्या कहा गया टांगनयिका, उसको कैप्चर कर दिया साहब, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस हमको ये चीज देखने को मिल रही है कि आपके जो मसाई लैंड की जो जमीन थी उसको डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए, पेस्टोरल लोगों ऐसे लोग थे जो कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। ऑन द मूव का मतलब क्या था? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि ये लोग घुमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह साहब, ठीक है। बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट के आधारित थी।
इसी के कारण जब बॉर्डर्स बनती है तो इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा साहब, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, हमको ये चीज़ बहुत क्लियर कट देखने को मिलती है कि मसाई लोगों के लिए सबसे अच्छी में अच्छी ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी। ग्रेजिंग लैंड का मतलब क्या है, जहाँ घास बहुत अच्छा उगता था, उनके जानवर खाना खा सकते थे, वो सब की सब जमीन जो है वो व्हाइट सेटलर्स ने ले ली। व्हाइट सेटलर्स का मतलब क्या है कि ये जो गोरे लोग आए थे ना, जर्मन्स और ब्रिटिश, और मसाई लोगों को एक छोटे एरिया के अंदर इन्होंने सेटल करा दिया। कहा कि रहना है तो यहाँ रहिए, जैसे भारत के अंदर हुआ था साहब, वही चीज आपको अफ्रीका के अंदर मिलेगी। सो सेम काइंड ऑफ स्टोरी है, खाली कम्युनिटी अलग हो जाती है, जगह बदल जाती है, बाकी सेम ही कंडीशंस मिलेगी। ग्रेजिंग की लैंड चली जाती है। मसाई लोगों को करीबन 7% से ज्यादा, मोर देन 60% ऑफ द लैंड वर ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश। इस दौरान हमको पता चलता है कि इनको जमीन से बेकार कर दिया गया, पूरी तरह से इनफैक्ट मसाई कम्युनिटी को खलास कर दिया गया। अब देखो, मसाई लोगों को एक है ना छोटा सा पॉकेट में रख दिया गया और कहा गया कि तुमको यहाँ पे रहना है। अब मसाई जहाँ पे रह रहे थे आफ्टर द ब्रिटिश एंट्री इन अफ्रीका, तो इनको एक एरिड जोन के अंदर कन्फाइन किया गया था। एरिड जोन का मतलब ये होता है कि वहाँ बारिश कम पड़ती है साहब, ठीक है। उनको वहाँ पे प्रॉपर ग्रीन पैस्चर्स नहीं मिलेंगे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जब बारिश नहीं होती है और बहुत ही लिमिटेड बारिश होगी, तो वहां पे आपका जो ग्रास है वो ग्रास भी नहीं उगेगा। ग्रास नहीं उगेगा तो आपका जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक खाएगा क्या साहब? वॉट फूड द लाइव स्टॉक विल ईट साहब? अगर लाइव स्टॉक ने खाना नहीं किया तो लाइव स्टॉक से बेसिकली जो मिल्क आता है, जो मीट आता है, जो फर आता है, मतलब जो वूल निकलता है, कितनी सारी चीजें आपको मिलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि कोई भी जानवर जो अपनी बाय प्रोडक्ट देता है, बेसिकली जो आपको इकोनॉमिकली आपको हेल्प कर पाता है, जब उसको खाना अच्छा मिलता है। खाने के लिए आपको घास मिलना चाहिए। अब घास तो अंग्रेजों ने ले ली साहब, ठीक है। तो चारा घोटाला तभी भी हुआ था साहब, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन व्हेन द ब्रिटिश टुक अवे ऑल द लैंड्स फ्रॉम द मसाई कम्युनिटी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको देखने को मिल रहा है कि मसाई लोगों को कन्फाइन कर दिया गया। और जो जो अच्छे पैस्चर्स ऑफ लैंड थे, अच्छे पैस्चर्स ऑफ लैंड का मतलब जो अच्छी जमीनें हुआ करती थी, जहां पे बेसिकली खेती अच्छी हो सकती है, ऐसी जमीन जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि जानवरों को खाना बना घास फूस अच्छा मिल सकता था साहब, ठीक है। वो सब ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया और वहां की जो पीजेंट्स थे उनको कहा कि आप जाइए और वहां पे खेती करने की शुरुआत करिए। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रेजिंग लैंड को कन्वर्ट कर दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है साहब, ठीक है। ग्रेजिंग लैंड वॉज कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड साहब, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही स्टोरी है। द सेम स्टोरी विल कंटिन्यू ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर देखोगे ना तो कॉलोनियलिज्म एक ऐसी तितली है जो गंगाधर ही शक्तिमान करेगी। एवरी टाइम दे विल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। जहां जहां अंग्रेज गए हैं या और भी यूरोपियन पावर्स घुसे हैं, उन्होंने वहां की लोकल कम्युनिटी को पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। उसके सिवा और कोई काम नहीं किया इन्होंने साहब, ठीक है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉलोनियलिज्म किसी को नहीं बख्शता है साहब। वो चाहे इंडिया हो, अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, या आपका एशिया हो गया, कोई भी रीजन हो गया, यूरोप को छोड़ के, क्योंकि वहां से तो आए थे ये लोग, तो अपने लोगों के ऊपर तो राज नहीं कर सकते साहब, ठीक है। यूरोप को छोड़ के पूरी दुनिया के ऊपर इन्होंने यही हाल किया है। तो कंटिन्यूसली आपको इस प्रकार की चीजें मिलेगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जैसे जैसे आपकी खेती बढ़ती है, आपके यहाँ पे जो पेस्टर लैंड थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं फील्ड्स के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि जब पेस्टर लैंड की जो कन्वर्जन होने की शुरुआत होती है, तो धीरे 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 आपकी मसाई कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगी साहब, ठीक है। क्योंकि मसाई कम्युनिटी का जो मैं कहूँगा कि अर्निंग का जो सोर्स था, और मैं कह सकता हूँ कि वे ऑफ लाइफ जो था, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? दैट वाज मेनली डिपेंडेंट ऑन द पेस्टर लैंड साहब, ठीक है। दैट वाज मेनली डिपेंडेंट ऑन द पेस्टर लैंड, जहां इनको घास फूस अच्छा मिल जाता था स्टेपीज वाले रीजन के अंदर। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे इनको काफी पहले इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इनफैक्ट डोमिनेशन मिली थी, क्योंकि इनके हाथ में जमीन हुआ करती थी। जमीन के मूल इनफैक्ट जो करता हरता थे ये लोग थे साहब। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आफ्टर द लैंड्स वर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, तो वहां पे जो एग्रीकल्चर लैंड को ओन करने वाली कम्युनिटी थी, जो नए सेटलर्स आए थे, वो लोग अब डोमिनेट करेंगे मसाई लोगों के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। भारत में भी यही हुआ था। इवन इन इंडिया द सेम थिंग हैपेंड। पहले इनफैक्ट जो पेस्टोरल कम्युनिटी थी वो जहां पे रहती थी, उनका दबदबा वहां थोड़ा ठीक ठाक चल जाता था, क्योंकि वो बेसिकली वहां के नेचुरल लोग थे जो पहाड़ी विस्तार में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे।
बट द मोमेंट दिस थिंग हैपेंड, जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल रही, तो मसाई कम्युनिटी ने बेसिकली जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के रूप में उनका जो दबदबा था वो टूट जाता है साहब। इनिशियली मसाई लोग काफ़ी डोमिनेट करते थे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, क्योंकि उनके हाथ में ज़मीन थी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है, लैंड जो है उनके हाथ से चली गई है, और जब लैंड उनके हाथ से चली जाती है तो कॉलोनियल रूल आने के कारण सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। खेती करने वाले लोग अब मूलभूत रूप से अगर आप देखोगे तो डोमिनेट हो जाएंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर लैंड के अंदर पेस्टल लैंड को कन्वर्ट कराया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को वहां पे हंटिंग का बहुत शौक था अफ्रीका के अंदर। अब आपको पता ही होगा अफ्रीका के अंदर बेसिकली शिकार विकार का जो है ना शौक बड़ी चीज है, करने वाले लोग थे ये सब के सब। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि बहुत सारे ग्रेजिंग एरियाज थे, बड़े बड़े आपको ग्रेजिंग लैंड मिलेगी। इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ गेम रिजर्व्स। गेम रिजर्व्स का मतलब क्या है साहब, वहां पे इन्होंने जो फॉरेस्ट के एरिया जो थे वहां बोल दिया कि अब कोई एंटर नहीं कर पाएगा। जैसे भारत के अंदर एग्जाम्पल फॉर इंडिया अगर आपको पता होगा तो इन्होंने कानून पास किया था जिसका नाम था फॉरेस्ट एक्ट, हमने पढ़ा था साहब, ठीक है ना। तो जैसे भारत के अंदर इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट पास किया, वैसे ही यहाँ पे किया गेम रिजर्व्स को बेसिकली। तो मसाई मारा, संबारू नेशनल पार्क इन केनिया, सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया, इन सब के द्वारा बेसिकली इन्होंने वहां के मसाई कम्युनिटी को बोल दिया कि अब आप तुम अंदर नहीं जा पाओगे, ये जंगल हमारा हो गया है, तुम यहाँ से घास फूस नहीं निकाल सकते, अपने जानवरों को चारा नहीं खिला सकते। अब देखिए मसाई की हालत क्या हो गई है साहब, ठीक है। पेस्टोरलिस्ट को बोल दिया जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस रिजर्व्स, आप यहाँ पे रिजर्व्स के अंदर नहीं जा सकते, आप वहां पे हंटिंग नहीं कर सकते, ना ही अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए जंगल के अंदर लेके जा सकते हो जैसे भारत के अंदर हुआ था। इट वॉज वेरी मच सिमिलर, एक्चुअली कॉलोनियलिज्म सब जगह पे सेम ही रहता है साहब, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत के अंदर भी यहाँ की जो आपकी कम्युनिटीज हुआ करती थी, क्या कहते हैं उनको, जो फॉरेस्ट एरिया में जाते थे, खास करके राइकास आपको मिल जाएंगे या बंजारास मिल जाएंगे साहब आपको, ठीक है। वो बोल दिया कि तुम जंगल में नहीं जा सकते, खत्म हो गया साहब, ठीक है। और फिर यहाँ मसाई तो थोड़े बहुत हंटिंग भी करते थे क्योंकि अफ्रीका की ट्राइबल कम्युनिटी है साहब, उनके हंटिंग के ऊपर भी बैन लगा दिया गया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको देखने को मिलता है कि ऐसे एरिया जो रेगुलर ग्राउंड्स हुआ करते थे ग्रेजिंग के लिए, ऐसे एरिया बेसिकली जहां पे मसाई कम्युनिटी सदियों से अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाया करती थी, वहां पे उनको बैन कर दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि अब ये सरकार के अध्यक्षता के अंदर आने वाले रिजर्व्स हो गए हैं, ये सरकार ने यहाँ पे कानून पास किया है, इसके अंदर नेशनल पार्क बना दिया है, और नेशनल पार्क बनाने के कारण अब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं है। अंग्रेज वो जंगल के अंदर से कुछ भी कर देंगे वो चलेगा, द ब्रिटिश कैन डू एनीथिंग विद द फॉरेस्ट। वो जंगल का लकड़ा काट दे, जंगल को जला दे, जंगल के अंदर हंटिंग कर दे, जंगल में मंगल कर दे साहब, पर मसाई लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, वो चीज क्लियर हो जाती है साहब, ठीक है। एंड यू कैन इमेजिन कि कितने बड़े बड़े वास्ट एरिया के अंदर इन्होंने लैंड को कैप्चर किया था। जैसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दिया है जिसका नाम है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, ये टंजानिया के अंदर आया हुआ है, ये टंजानिया के अंदर आया हुआ है। ये सेरेंगेटी नेशनल पार्क के अंदर करीबन 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो था, जहां पे मसाई कम्युनिटी सदियों से, मैं कहूंगा सालों से नहीं सदियों से, जनरेशन्स बाय जनरेशन से बेसिकली अपनी ग्रेजिंग के लिए अपने जानवरों को लेके जाया करती थी, जानवरों को चराने के लिए जाया करती थी। वहां पे बोल दिया गया कि अब बैन हो गया भाई, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम्हारा काम खत्म हो गया साहब, ठीक है। मसाई ग्रेजिंग लैंड जो हुआ करती थी उसको पूरी तरह से इन्होंने स्टॉप कर दिया और कहा कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं जा पाओगे साहब, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस हमको ये चीज देखने को मिल रही है कि जब मसाई को ग्रेजिंग लैंड नहीं मिलेंगे, उनको जो पेस्टर चाहिए होता है, जो बेसिकली घास चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा। जंगल के अंदर उनको वाटर मिलता था, अब वाटर नहीं मिलता है, और उसके कारण उनकी लाइव स्टॉक की जो क्वालिटी है, लाइव स्टॉक का मतलब क्या है कि उनके पास जो जानवर है वो इम्पैक्ट करेगा, उसकी क्वांटिटी, उसको वो लोग सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन द मसाइज वर कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया विच वाज अ वेरी अरीड एरिया, जहां पे पानी की कमी थी, जहां बारिश की कमी थी, वहां घास नहीं उग सकता था, वहां अपने जानवरों को कैसे सरवाइव करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस हमको ये देखने को मिलता है कि एक छोटे एरिया के अंदर जब मसाई को आपने एक जगह पे कन्फाइन कर दिया और कहा तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो उसके बाद उनके हाथ में जितना विस्तार था
वहां पे अपने गाय भैंस और जो भी उनके पास जो भी बकरियां थी उसको ये लोग चराने का काम करते थे। और जब आप कोई एक एरिया के अंदर इंटेंसिव ग्रेजिंग कराते हो, इंटेंसिव ग्रेजिंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक छोटा एरिया है, उसी के ऊपर आप जानवरों को चराते रहोगे, जानवरों को चराते रहोगे, तो क्या था कि आपने रीग्रोथ का टाइम नहीं दिया। रीग्रोथ का टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि पहले क्या था कि ये लोग मूव किया करते थे। आज यहाँ पे आपने जानवरों को चरवाया है जंगल के अंदर, आपने 2 या 6 महीने यहाँ पे आपने ग्रेजिंग करवाया, उसके बाद यू विल मूव टू सम अदर प्लेस। जब आप बेसिकली दूसरी जगह जाओगे, वहां 6 मंथ्स तक आपने ग्रेजिंग कराया, उसके बाद आप तीसरी जगह चले गए, यहाँ पे भी आपने 6 महीने तक ग्रेजिंग कराया। मतलब क्या था कि आपने जो पहली लोकेशन में ग्रेजिंग कराया था, उसके बाद आप दूसरी लोकेशन में गए और उसके बाद आप तीसरी लोकेशन में गए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहली लोकेशन है उसमें वहां पे रीग्रोथ होगा। रीग्रोथ होने का मतलब क्या है साहब, कि वो जो जगह थी, वो जगह के अंदर फिश को घास के उगने का मौका मिलेगा साहब, ठीक है। एक बार तो सफाचट कर दिया, गाय बकरियों ने सब कुछ खा लिया साहब, ठीक है। इनके पास जो भी और भी एनिमल्स हुआ करते थे वो सब ने खा लिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर से रीग्रोथ हुआ। रीग्रोथ होने के कारण क्या था कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होता था साहब। देखिए, पेस्टोरलिज्म की खासियत ये है कि ये एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करता था, ये तो अंग्रेजों ने आके ऊपर से डैमेज कराया साहब, ठीक है। एनवायरमेंट के हिसाब से मैं जरूर से कहूंगा कि इट इज वेरी मच सस्टेनेबल, क्योंकि दे नेवर यूज्ड टू डू इंटेंसिव ग्रेजिंग। ये कभी भी ग्रेजिंग को इंटेंसिवली एक ही जगह के ऊपर है ना चालू नहीं कर देते थे। दे यूज्ड टू ऑलवेज वेट कि यहाँ जंप किया, यहाँ से दूसरी जगह जंप किया, और इनके मूवमेंट पहले रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी साहब, ठीक है। सो कंटिन्यूस ग्रेजिंग होने के कारण एक छोटे एरिया के अंदर इनकी जो डिटीरिएशन है बहुत खराब हो जाती है। क्वालिटी ऑफ पैस्चर्स कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, वो भी आपके कहीं ना कहीं डिक्लाइन के अंदर चले जाएंगे। एंड इनके जो जानवरों के लिए फॉडर चाहिए था, वो फॉडर भी शॉर्ट सप्लाई में हुआ। फॉडर का सप्लाई जब कम होता है, तो आपके जानवरों को क्या खाना खिलाओगे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और जब जानवर खाना नहीं खा पा रहे हैं तो क्या होगा, जानवरों की क्वालिटी, उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाएगी, डेथ रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द मसाई कम्युनिटी। आप समझने की कोशिश करिए कि मसाई की क्या हालत हो गई थी साहब, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक फोटोग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। ये बोलता है विदाउट ग्रास लाइव स्टॉक, इनके पास अब ना घास बचा है ना ही कोई जानवर बचे हैं। दी लाइव स्टॉक्स आर मेल नरिश्ड, बेसिकली बहुत ही खराब कंडीशन में है, विच मीन्स लेस फूड अवेलेबल फॉर द फैमिलीज एंड द चिल्ड्रन साहब, ठीक है। मतलब क्या है कि जब लाइव स्टॉक की क्वालिटी आपकी कम होती है, आपके जानवरों की क्वालिटी कम होती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अर्निंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था कि जानवरों से दूध से लेके मीट से लेके आपकी जो भी वूल निकलता था, आप जो भी चीजें इनफेक्ट उससे से बेचते थे, उससे पैसा कमाते थे साहब, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि धीरे 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 मसाई लोग इनफेक्ट ऐसे एरिया में कन्फाइन हुए जहां घास नहीं उगता था, और इनके जानवरों के पास खाना नहीं आया, इनके जानवरों को खाना नहीं मिला, तो इनकी इनकम के ऊपर हिट हो गया साहब, ठीक है। सो वी फाइंड द हार्डेस्ट रिस्क एरिया बाय द ड्रॉट एंड द फूड शॉर्टेज एट द विसिनिटी ऑफ द एम्बोसोली नेशनल पार्क। एम्बोसोली नेशनल पार्क बेसिकली कीनिया वाले रीजन के अंदर आपको मिलेगा, जहां पे एक टाइम के ऊपर इनफैक्ट इन्होंने टूरिज्म से काफी सारा पैसा कमाया था, बट हमको देखने को मिलता है कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी उसको कोई लाभ नहीं मिलता है साहब, ठीक है ना। इन एडिशन द किलीमंजारो वाटर प्रोजेक्ट कट्स थ्रू द कम्युनिटीज ऑफ दिस एरिया, बट द विलेजर्स आर बैड फ्रॉम यूजिंग द वाटर फॉर इरिगेशन और फॉर लाइफ स्टॉक। यू कैन इमेजिन कि ये एरिया ऐसा एरिया है जहाँ टूरिज्म से पैसा बहुत अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट ये एरिया ऐसा है जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी भी अच्छी है, पर मसाई को बोला गया है कि तुमको इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ना तुम यहाँ से पानी ले सकते हो, यहाँ से पूरी एक कैनॉल चलती है वाटर प्रोजेक्ट के रूप में साहब, उनको बोला गया कि तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते। दूसरा, यहाँ पे टूरिज्म में बहुत लोग आते हैं बिकॉज फॉरेस्ट एरिया है कीनिया के अंदर, बट यू कैन इमेजिन कि ये सिचुएशन आपकी मसाई लोगों की है, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म के कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे जो अफ्रीका के अंदर पेस्टोरल कम्युनिटी है उनको काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता रहेगा साहब, ठीक है। अब मसाई का नाम कैसे पड़ा है साहब, देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको ये लोग कैटल से लेकर जल रहे हैं, ये बेसिकली गाय भैंस आपको थोड़ी बहुत दिख जाएगी साहब, ठीक है। तो ये मसाई कम्युनिटी जैसे इंडिया के अंदर आपको राइकाज, मालधारी, धांगर कम्युनिटी मिलेगी, वैसे ही आपको मिलेगी साहब, ठीक है। अब मसाई डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड माँ।
मासाई का मतलब होता है माई पीपल साहब, ठीक है ना। तो ये छोटा सा नाम है, इसके अंदर बोल दिया गया है। द मसाई आर ट्रेडिशनली नोमैडिक एंड पेस्टोरल पीपल। इनकी खासियत याद रखेगा कौन कौन लोग हैं, नोमैडिक और पेस्टोरल कम्युनिटी है। हु डिपेंड ऑन द मिल्क एंड द मीट फॉर सब्सटेंस। इनफैक्ट खाने पीने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए दूध और मीट के ऊपर डिपेंडेंट है साहब। ये लोग पहले बहुत अच्छी कंडीशंस में थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी कंडीशन खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे एरिया के अंदर कन्फाइन किया गया जहां बारिश कम है, टेम्परेचर बहुत हाई है और बहुत ही ड्राई और हॉट एरिया के अंदर रहते हैं। बारिश कम होती है तो ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट होगी। सेमी एरिड रीजन के अंदर रहने के कारण इनके जानवरों को पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस देयर वर मेनी पेस्टोरल एनिमल्स, जो बहुत ही लार्ज नंबर के अंदर मृत्यु उनका हो जाता है साहब, ठीक है। और जब एनिमल्स का मृत्यु होगा तो इवेंचुअली मसाई लोगों की वे ऑफ लाइफ के ऊपर इंपैक्ट तो होगा ही साहब, ठीक है। तो ये सब कॉलोनियलिज्म की भेंट है। दिस इज ऑल द गिफ्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये जानवरों के ऊपर पढ़ने का इंटेंशन यही है कि कॉलोनियलिज्म ने क्या किया, आपको समझ में आ रहा होगा क्या सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड ऑल ओवर इंडिया एंड अफ्रीका, जितनी भी आपकी कम्युनिटीज थी जो अलग अलग रीजन्स में रह रही है इन द फॉर्म ऑफ आई वुड से पेस्टोरलिज्म, उनको बहुत बुरी तरह से परेशान कर दिया जाता है। अब देखो ये एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने 2-3 इंटरेस्टिंगली पैराग्राफ दिए गए हैं। ये जो बॉक्सेस दिए होते हैं, बॉक्सेस से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इवन 2020 की प्रीलिम्स के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे बॉक्सेस के अंदर से। 2020 प्रीलिम्स के अंदर आपको 2 क्वेश्चन आए थे, एक हुंडी करके कीवर्ड आया था और दूसरा औरंग करके कीवर्ड आया था। ये दोनों के दोनों अगर आप देखोगे, दिस आर गिवन इन दी एनसीईआरटी ओनली, दिस आर नॉट गिवन इन एनी बुक्स। अब ये एनसीईआरटी के सिवा कहीं और नहीं दिया है, औरंग कहीं और नहीं दिया है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स अगर आप देखो, स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम उठा के कहीं नहीं दिया है। हुंडी भी अगर आप देखोगे तो आपको एनसीईआरटी के अंदर, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा, वो भी बॉक्स के अंदर दिया है। तो ये भी जितने लाल नीले पीले हरे जितने भी कलर के आपके बॉक्सेस है ना, जैसे पर्पल कलर का बॉक्स है, उसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि बॉक्सेस से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी को मैं क्यों इतना कॉम्प्रिहेंसिवली करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो एनसीईआरटी को अच्छे से करिए। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर अभी है, जिनको एनसीईआरटी का फाउंडेशन बिल्टअप कराना है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग वर्क्स आप, ठीक है। तो पेस्टोरल कम्युनिटी इन अफ्रीका जो है, अफ्रीका के अंदर इनके साथ भी यही हालत होती है साहब। देखिए आप समझने की कोशिश करिए। एक एग्जाम्पल दिया है नामीबिया का, ठीक है। नामीबिया इज ऑल्सो आई वुड से अ कंट्री इन द वेस्ट अफ्रीका साहब, साउथ वेस्ट अफ्रीका के अंदर मिलेगा। यहाँ पे एक हर्डर कम्युनिटी की बात की गई है जिसका नाम है कोकालैंड हर्डर साहब, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा। ये लोग आजू बाजू वाले रीजन्स में, अफ्रीका के नामीबिया के अंदर, बेसिकली कीनिया से जस्ट नीचे आता है। एंड वी फाइंड कि ये लोग भी कोकालैंड और बाजू का एक जगह है जिसका नाम है ओवाम्बो लैंड, उसके आजू बाजू में घूमते थे। और इन लोगों की भी खासियत ये थी, ये भी बेसिकली जानवरों की चमड़ी, मीट और छोटा मोटा व्यापार करते थे जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बट द मूवमेंट इनफैक्ट कॉलोनियल इकोनॉमी का फाउंडेशन हुआ और अफ्रीका का स्क्रैम्बल होता है, और स्क्रैम्बल होने के कारण बाउंड्रीज को डिक्लेयर किया गया। कुछ एरिया फ्रांस ने लिया, कुछ एरिया जर्मनी ने लिया, कुछ एरिया ब्रिटेन ने लिया, कुछ एरिया बेल्जियम ने लिया। तो उसके कारण ये जो कोकालैंड के अंदर आपके जो हर्डर कम्युनिटी है वेस्ट अफ्रीका के अंदर साहब, नामीबिया के अंदर, उनको भी इंपैक्ट पड़ता है। तो नाम याद रखिएगा, कोकालैंड हर्डर्स साहब, ठीक है। काउकालैंड हर्डर्स। ये काउकालैंड हर्डर्स कहाँ से है, फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। अब नोमैडिक कैटल हर्डर्स ऑफ काउकालैंड इन नामीबिया कंप्लेंट, बेसिकली एनसीईआरटी कहता है कि देखिए हमारी कंडीशन क्या है साहब। ये वहां के हर्डर्स बोलते हैं, वी हैव डिफिकल्टी, वी क्राई, वी आर इन प्रिजन, वी डू नॉट नो व्हाई वी आर लॉक्ड अप। बेसिकली हमारे प्रॉब्लम तो सुनिए, वी आर इन जेल, वी हैव नो प्लेस टू लिव, we cannot get the meat from the south, our sleeping skins cannot be sent out, Ovambo land is closed for us, we live in Ovambo land for a long time, we want to take our cattle over there, also our sheep and goats, the borders are closed, the borders press us heavily, we cannot live। आप समझने की कोशिश करिए कि जब अफ्रीका का स्क्रैम्बल हुआ और अफ्रीका को पूरी तरह से बांट दिया गया, तो जो कम्युनिटीज ट्रेडिशनली एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन मूव इन किया करती थी, अंदर बाहर पूरे अफ्रीका के अंदर घुमा करती थी, उनको रोक दिया गया। जिन जिन लोगों ने बेसिकली बॉर्डर्स को क्रॉस करने की कोशिश की, उनके ऊपर लीगल इलीगल एंट्री का चार्ज लगा दिया गया और कहा गया कि बेटा तुम जेल में चले जाओ। इन लोग की पूरी मार्केट, इन लोग की पूरी इकोनॉमी, इन लोग की पूरी वे ऑफ लाइफ थी, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है साहब, ठीक है। तो काउकालैंड हर्डर्स है, ये हर्डर कम्युनिटी है, नामीबिया के अंदर है, याद रखेगा। मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन
आ सकता है साहब, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि ये तो सिचुएशन थी। इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर एक और पैराग्राफ दिया गया है, ये लिखता है इन द मोस्ट प्लेसेस इन द कॉलोनियल अफ्रीका द पुलिस वर गिवन इंस्ट्रक्शंस टू कीप अ वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ द पेस्टुलिस्ट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग वाइट एरिया साहब। गोरे एरिया के अंदर ये नोमैडिक कम्युनिटी ना पहुंचे उसका ध्यान रखा जाएगा साहब, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड द फॉलोइंग इज वन सच इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मजिस्ट्रेट टू द पुलिस इन द साउथ वेस्ट अफ्रीका रिस्ट्रिक्शन द मूवमेंट ऑफ द पेस्टुलिस्ट टू द काउकालैंड इन नामीबिया। मैंने अभी आपको बताया कि काउकालैंड कम्युनिटी जो है जो नामीबिया के अंदर है साहब, ठीक है। और पुलिस को बोल दिया जाता है कि ये गोरे लोगों के एरिया में नहीं आने चाहिए, इनको जंगल वाले विस्तार के अंदर या जहां पे इनको घास फूस मिल रहा है वहां पे कन्फाइन कर दो साहब, ठीक है। पासिस टू एंटर द टेरिटरी शुड नॉट बी गिवन टू द नेटिव्स अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नेसेसिटेट देयर एंटरिंग साहब, ठीक है। इनको एंटर करने की अधिकारी नहीं है, अगर जरूर पड़ी तो ही एंटर करिएगा साहब, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द अबव प्रोक्लेमेशन इज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ नेटिव्स एंटरिंग द टेरिटरी एंड टू कीप अ चेक ऑन देम, उनके ऊपर थोड़ा चेक रखा जाए। ऑर्डिनरी विजिटिंग पासेस शुड देयरफॉर नेवर बी इशूड टू देम साहब, ठीक है ना। तो इनके ऊपर जो भी आप छोटे मोटे पासेस इशू कर रहे हो वो भी नहीं करने चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने बेसिकली फोकस किया था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये आपका फाउंडेशन है, दिस इज द फाउंडेशन अबाउट हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड किस तरह से इनको रोकने की कोशिश की जाती है अफ्रीका के अंदर साहब, ठीक है। तो अफ्रीका में बॉर्डर्स को क्रॉस किया जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे इंडिया के अंदर भी इन्होंने बॉर्डर्स को क्रॉस किया एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस आपकी जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उसके ऊपर और बड़ा इम्पैक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा साहब, ठीक है। जब आप रास्ता ब्लॉक करते हो उनके मूवमेंट के लिए, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे तो इनकी क्या सिचुएशन होगी साहब। सो यू कैन इमेजिन कि जब जब हम लोग अफ्रीका की बात करेंगे, जब जब हम लोग अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका के अंदर जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है वो पहले बेसिकली बहुत जगह से एक जगह से दूसरी जगह घुमा करती थी। 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 ऑनवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, 1801 ऑनवर्ड्स की। पर जैसे जैसे समय आगे गया उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि इन लोग को रोका गया है। अब पहले इनकी वे ऑफ लाइफ कैसी हुआ करती थी, ये लोग बेसिकली एक जगह के अंदर जब घास खत्म होता था, जब पेस्टर लैंड एग्जॉस्ट हो जाता था, उसके बाद दे यूज्ड टू मूव टू द अदर प्लेसेस, कोई नई जगह के ऊपर चले जाते थे और नई जगह के ऊपर अपने जानवरों को चराने का कामकाज किया करते थे साहब, ठीक है। 19th सेंचुरी के अंदर जैसे ही कॉलोनियलिज्म की एंट्री होती है और नई सरकारें पावर के ऊपर आई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट, इन्होंने बेसिकली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने शुरू कर दिए। वहाँ के स्थानिक लोगों की मोबिलिटी को रोकने की कोशिश की गई और जैसे मसाई कम्युनिटी को रोका गया उसी तौर के ऊपर अभी मैंने आपको काउका लैंड के बारे में बताया। ये काउका लैंड करके जो हर्डर कम्युनिटी है नामीबिया के अंदर, उनको भी रोकने की कोशिश की जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि इन लोग को बोल दिया गया कि आपको एक जंगल का विशेष विस्तार दिया गया है, दैट इज नोन एज द बाउंड्रीज ऑफ द रिजर्व्स। वहां पे ही आपको रहना है, इसी के अंदर आपने घास फूस जो भी जानवरों को खिलाना है वो खिलाना है साहब, ठीक है। एंड वी फाइंड कि ये लोग को बोल दिया जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू मूव। अगर आपको कहीं और जाना है तो स्पेशल परमिट लेनी पड़ेगी। इवन इन इंडिया ऑल्सो दे स्टार्टेड दिस परमिट सिस्टम। जहां जहां पेस्टोरल कम्युनिटी अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाया करती थी उनको भी बोला जाता था कि आपको परमिट लेनी पड़ेगी। एंड इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि ये वो लोग थे जिनके पास एजुकेशन नहीं था, ये वो लोग थे जिनके पास कोई नॉलेज नहीं था। आप समझने की कोशिश करिए, आज की तारीख के अंदर भी इवन इन द डिजिटल एज हमको कोई ऑनलाइन परमिट निकालनी है तो हमको 50 बार रिसर्च करना पड़ता है, किसी को पूछना पड़ता है। और मैं आपको आज से 100-150 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जहाँ एक ऐसा समाज जो जंगल के अंदर रहता है, अपने जानवरों के साथ अपना जीवन चला रहा था, उनको बोला जाता था कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, आपको परमिट देनी पड़ेगी। तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन होती है, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज क्रिएटेड एट दैट टाइम, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ये जो ट्रबल एंड हैरेसमेंट है, अलग अलग प्रकार की ये जो परमिट सिस्टम की शुरुआत की गई है, ये सब चीज़ें दर्शाती है कि क्या इनकी सिचुएशन हो गई होगी। एंड एट टाइम्स देयर वर मेनी पीपल, जो लोग बेसिकली ये परमिट को फॉलो नहीं करते थे उनको एट टाइम्स बहुत बुरी तरह से पनिश भी किया जाता था। दे वर पनिश वेरी सीवियरली, ठीक है। तो बेचारे आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी लोग हैं, नोमैडिक हर्डिंग का काम करते हैं, उनको अपनी घर के बाहर जाने के लिए रोका गया। उनको बेसिकली बोल दिया गया है कि आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, आप गोरे लोगों के एरिया में भी नहीं जा सकते। अब गोरे लोग बाहर से आए थे कि ये लोग इनफैक्ट बाहर से आए थे। द पेस्टोरलिस्ट पीपल वर द नेटिव पीपल ऑफ अफ्रीका।
ये वो लोग थे जो बेसिकली वहां से सदियों से रह रहे हैं। एंड वाइट पीपल जो थे, ये लोग बेसिकली न्यू सेटलर्स थे। न्यू सेटलर्स का मतलब ये तो यूरोप से माइग्रेट होके आए साहब, ठीक है। ये थोड़ी बेसिकली अफ्रीका के नेटिव लोग थे। नेटिव लोगों को कहा गया कि आज के बाद जहां जहां गोरे लोग रहते हैं, व्हाइट पीपल रहते हैं, वहां नहीं जा पाओगे। जैसे इंडिया के अंदर हुआ, तो हमको देखने को मिल रहा है कि रेसिज्म की भी शुरुआत अब आपको मिल जाएगी। नस्ल भेद जिसे हम लोग कहते हैं, जहां गोरा, काला, श्वेत, अश्वेत के बीच में जो भेद करना है, वो भी हमको यहाँ पे मिलता रहता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो पेस्टोरल कम्युनिटी एक टाइम के ऊपर छोटा मोटा व्यापार करके अपना गुजरान चला रही थी, उनको बोल दिया गया कि आज के बाद यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड। कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। साथों साथ बोल दिया जाता है कि पेस्टोरल कम्युनिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देना। अब ऐसा क्यों था? व्हाइट सेटलर्स को और खास करके यूरोपियन लोगों को लग रहा था कि ये पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग हैं, ये नोमैडिक लोग हैं, ये बहुत ही बारबेरिक लोग हैं, ये बेसिकली एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी के रूप में नहीं जीते हैं। दे आर नॉट सिविलाइज्ड एंड दे वर कंसिडर्ड एज डेंजरस पीपल फॉर द सोसाइटी ऑफ द व्हाइट्स। दे वर कंसिडर्ड एज अ सैवेज पीपल। एट टाइम्स दे वर कंसिडर्ड एज द बारबेरियंस। बारबेरियन समझ में आता है साहब? इनको बर्बरता के रूप में देखा जाता था गोरे लोगों के द्वारा। और इसके कारण गोरे लोग चाहते थे कि ये जितने भी पेस्टोरल कम्युनिटी के वहाँ के नेटिव लोग हैं, उनके साथ इनके रिलेशंस बहुत मिनिमम रहे। तो सादी भाषा में जंगल के एक विशेष विस्तार के अंदर पेस्टोरल कम्युनिटी को कन्फाइन करना, ये एक बहुत बड़ा क्राइम के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। किस तरह से उनको डील किया जाता है, ये लोग चाहते थे कि भाई ये इनफैक्ट पेस्टोरल कम्युनिटी के साथ ज़्यादा संबंध ना रखे। इनफैक्ट इनको तो वहां तक मन कर रहा था गोरे लोगों को कि पूरे के पूरे ये जो ब्लैक लोग हैं उसके साथ रिलेशंस कट आउट कर दे। प्रॉब्लम ये था कि अगर ब्लैक लोगों के साथ रिलेशंस कट आउट कर देंगे तो लेबर कौन देगा? ब्लैक लोगों के साथ अगर रिलेशंस कट आउट कर देंगे तो उनके लिए मजदूरी कौन करेगा? ब्लैक लोगों के साथ बेसिकली रिलेशंस कट आउट करेंगे तो अंग्रेजों का जो कामकाज है वो कौन संभालेगा? और इसी के कारण बेसिकली ये लोग इनफैक्ट बहुत ही मिनिमम रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक कम्युनिटी को लेबर के रूप में यूज किया गया। जहां जहां इनको माइनिंग करना था, जहां जहां इनको रास्ते बनाने थे, और जहां जहां इनको बड़े बड़े अपने टाउनशिप बनाने थे। व्हाइट कॉलोनिस्ट पीपल ऑलवेज यूज टू कंसिडर द ब्लैक पीपल एज ए इंफीरियर कम्युनिटी। ये कहते थे कि अश्वेत लोग हैं, ये बहुत ही इंफीरियर कम्युनिटी के लोग हैं, इनके पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है, ना ही इनके पास कोई अथॉरिटी है। ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, ये सिचुएशन बेसिकली ये ब्लैक और वाइट के बीच में जो आपकी पूरी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो सिचुएशन इन्होंने बनाई थी बाय क्रिएटिंग द लॉज, उसके कारण ही होता है साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि नई नई टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनाई गई, रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया गया, और पेस्टोरलिस्ट लोगों की लाइफ को पूरी तरह से इन्होंने बदल दिया। बाहर का एक इंसान आता है और इनफैक्ट इनकी लाइफ को बदल देता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन पेस्टोरलिस्ट लोग जो थे, इनकी वे ऑफ लाइफ, इनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, उसको भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। वी फाइंड कि पेस्टोरलिस्ट लोग पहले के टाइम के अंदर एनिमल हर्डिंग का काम करते थे, साथों साथ अलग अलग चीज़ों का व्यापार भी करते थे। जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते हैं, तो इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बहुत बड़ा फटका पड़ा, और ये लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का व्यापार नहीं कर पाएंगे। इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी तरह से डिटेरिएट कर दी जाती है, और इस तरह से पेस्टोरलिज्म को, या बेसिकली जो पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ अफ्रीका के अंदर थी, उसको एनहिलेट और इसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है, ये किसने किया था? कॉलोनियलिज्म ने करने की कोशिश की थी साहब, ठीक है। तो आपको कॉलोनियलिज्म का एक पर्सपेक्टिव समझ में आया कि कॉलोनियलिज्म क्या करता है। कॉलोनियलिज्म बेसिकली पेस्टोरलिज्म को किस तरह से टारगेट करता है, और पेस्टोरल कम्युनिटी को उसने किस तरह से एनहिलेट और आइसोलेट करने का काम किया है साहब, ठीक है। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉलोनियलिज्म आया है, द कॉलोनियलिज्म दैट हैज एंटर्ड इन अफ्रीका, उसने पूरी तरह से इनकी लाइफ को तो बदल दिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या इम्पैक्ट होती है। अब देखिए कि पेस्टोरलिस्ट लोग को दो लोगों की मार करनी पड़ी, दो लोगों की मार झेलनी पड़ी। पेस्टोरलिस्ट लोगों को दो लोगों की मार झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पहली मार पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी को जो पड़ती है, वो तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने दे दी साहब, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने दे दी। दूसरी मार जो है वो नेचर देता है, ठीक है। इन लोगों को ऐसी जगह के ऊपर कन्फाइन किया गया था जहां पे ड्राई लैंड सबसे ज्यादा थी, और जब जब ड्राई लैंड ज्यादा होती है तो इनके जानवर बेसिकली खाना पीना नहीं खा पाएंगे, सिंपल चीज है साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट
व्हेन द पेस्टोरल कम्युनिटी वाज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, उनको एक विस्तार के अंदर कन्फाइन किया गया था, वो बहुत ही ड्राई एरिया थे, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता था, और रेनफॉल नहीं होगा तो क्या इम्पैक्ट होगी साहब, वाटर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा तो आपका जो ग्रास है वो भी नहीं उगेगा, वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड एनिमल पर्पस, आपको पीने के लिए, इनफैक्ट है ना, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए चाहिए, जानवरों के लिए चाहिए साहब, वो सब भी पानी आपको नहीं मिलेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस आपके लाइफ स्टॉक की हालत बहुत खराब हो जाती है। एंड वी फाइंड कि पहले के टाइम के अंदर जब जब बारिश फेल होती थी तो पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर देते थे, दे यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब ये कंडीशन हो गई है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दिए हैं, और जब बारिश फेल होगी तो देयर वर मेनी टाइम्स दैट द कैटल्स विल बी स्टार्विंग, इनके जो जानवर थे वो बेसिकली स्टार्विंग कर देंगे, वो बेसिकली खाना पीना नहीं खा पाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इनिशियली पेस्टोरल लोग नोमेडिक हुआ करते थे। जब जब ये लोग को लगता था कि यहाँ इस साल बारिश नहीं हो रही है, घास नहीं उगेगा, तो कहीं और चले जाएंगे। बट बिकॉज वी फाइंड कि ब्रिटिश एंटर होते हैं तो इनकी लाइफ को बदल दिया जाएगा। नोमेडिक वे ऑफ लाइफ इनके लिए बहुत फायदे कारक था, बिकॉज जब जब बारिश नहीं होती थी या खराब समय आता था, ये लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह के अंदर चले जाते थे। कॉलोनियल कम्युनिटी या कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के कारण इनफैक्ट इनको फिक्स एरिया के अंदर रहना पड़ा, इनको प्रोहिबिट कर दिया गया कि जहां ये दूसरे एरिया में जा सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि इनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है। इनको कट आउट कर दिया जाता है, बहुत ही अच्छी ग्रेजिंग लैंड जहां पे अवेलेबल थी वहां रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और इनको एक सेमी एरिड ट्रैक्ट के अंदर लोकेट कर दिया गया। सेमी एरिड ट्रैक्ट का मतलब क्या है साहब, जहां पे रेनफॉल नहीं हो रहा है, जहां पे इनफैक्ट प्रोडक्शन आपकी जो घास है वो नहीं हो पाएगा। एंड हेंस वी फाइंड कि दे कुड नॉट शिफ्ट द कैटल इन द ग्रीनर पैस्चर्स, जहां अच्छा खासा पैस्चर अवेलेबल था वहां नहीं जा पाएंगे। एंड मेनी ऑफ द मसाई कैटल, बहुत सारे मसाई कम्युनिटी के जो जानवर थे वो भूखमरे से या कोई बीमारी के कारण मारे जाएंगे, क्योंकि ड्रॉट बहुत ही एक कॉमन फिनोमिना हो गया था विद द एंट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म जैसे ही यहाँ पे घुसता है उसने पूरी तरह से इनके जीवन को बदल दिया, पूरी तरह से इनकी लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि 1930 के अंदर का एक डेटा बताता है कि 1930 में मसाई कम्युनिटी के पास करीबन 7.5 लाख या 7,20,000 कैटल थी, 8,20,000 शिप हुआ करते थे, और 1,71,000 डोंकी गधे हुआ करते थे। इनको लेके चलते थे, इतने सारे एनिमल्स इनके पास थे। खाली और खाली इन द नेक्स्ट 3-4 years हाफ ऑफ द कैटल ऑफ द मसाई कम्युनिटी डाइड। यू कैन इमेजिन कि 7 लाख में से करीबन 3.6 लाख कैटल इनके मारे चले जाते हैं, बिकॉज इनको पानी नहीं मिलता है, इनको वाटर नहीं मिलता है, इनको पैस्चर नहीं मिलता है, इनको ग्रीन ग्रास नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इनको रोक के रखा था। यू कैन इमेजिन कि अंग्रेजों ने जितने इंसानों की हत्या की थी उतने से ही ज्यादा हत्या इन्होंने जानवरों की भी की है साहब। कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट आप देखोगे तो पूरे नेचर के ऊपर पड़ता है। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साहब, ठीक है। कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से नेचर को टारगेट किया है, एनवायरनमेंट को कैसे टारगेट किया है, इसके ऊपर बहुत ही कम रिसर्च हुआ है। मेरा मानना यह है कि यूपीएससी जब जब आपको इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस पूछता है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि हाउ कॉलोनियलिज्म हैज टारगेटेड द एनवायरनमेंट एज अ होल। पूरी तरह से एनवायरनमेंट को कैसे टारगेट किया उसके ऊपर कभी सोचिएगा, बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलते रहेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। इनके जो ग्रेजिंग के एरिया थे वो बहुत ही श्रैंक हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, और ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे ड्रॉट की इंटेंसिटी बहुत बढ़ती है क्योंकि पानी वानी अवेलेबल नहीं था। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ द एनिमल स्टॉक। डिक्लाइन ऑफ द एनिमल स्टॉक का मतलब क्या है कि इनके जानवरों की संख्या कम हो गई। जब जानवरों की संख्या कम होगी तो हमको क्या मिल रहा है, ओवरऑल इनकी इनकम और इनकी वे ऑफ लाइफ जो है वो भी पूरी तरह से अफेक्ट करेगी। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो ये आपका कंडीशन आपके यहाँ पे अफ्रीका के अंदर बनता है, जहाँ मसाई कम्युनिटी के जो लोग थे, जो सालों से इनफैक्ट रह रहे थे, उनको पूरी तरह से एनिहिलेट करने का कामकाज कॉलोनियलिज्म ने किया साहब। ठीक है, तो पहला पॉइंट होपफुली आपको कॉलोनियलिज्म से समझ में आया कि क्या इम्पैक्ट किया, कैसा इम्पैक्ट किया। अब कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट में दोनों प्रकार की इम्पैक्ट मिलेगी। कुछ कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है साहब,
और कुछ कुछ इम्पैक्ट देखोगे तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिलती है, ऐसा एनसीईआरटी कहता है, ठीक है। कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेगी। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कुछ कुछ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिल जाती है कॉलोनियलिज्म की, वैसे ही आपको यहाँ पे मिलती है साहब, ठीक है। सो हियर इन दिस एरिया एज वेल वी फाइंड लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब ऐसी तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थी साहब कॉलोनियलिज्म की, उसको देखने की कोशिश करते हैं साहब, ठीक है। तो ये लिखता है कि इन द मसाई लैंड, मसाई लैंड का मतलब क्या है कि कीनिया और तांजानिया का बीच वाला जो रीजन है वो वाला मसाई लैंड कहते हैं साहब। एंड ऑल्सो एल्सवेयर इन अफ्रीका, अफ्रीका के अलग अलग रीजन्स के अंदर भी हमको पता चलता है कि आपके पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी थी थे वो इक्वली अफेक्टेड नहीं हुए थे, दे वर नॉट इक्वली अफेक्टेड, ठीक है। अब दे वर नॉट इक्वली अफेक्टेड का मतलब क्या है साहब, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि इनके यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स आपको मिलेंगे एंड काफ़ी सारे इनफैक्ट जो हम लोग कह सकते हैं कि जो चेंजेस है वो चेंजेस के अंदर भी हमको मिलता रहेगा साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए, पहले के टाइम के अंदर मसाई कम्युनिटी जो थी ये दो भागों के अंदर डिवाइडेड थी, एक एल्डर कम्युनिटी थी और दूसरे थे वॉरियर कम्युनिटी साहब, ठीक है। तो एक बूढ़े लोग थे जो पूरा पॉलिटिक्स और ये सब संभालते थे, दूसरे वॉरियर्स थे जो युद्ध करने चले जाते थे, उनके पास जो भी शस्त्र हुआ करते थे उसको लेके चलते थे साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि द एल्डर्स वर द कम्युनिटी, जो रूलिंग ग्रुप था ये लोग काउंसिल्स के अंदर मिलते थे, अपनी छोटी मोटी सभा किया करते थे एंड दे यूज्ड टू डिसाइड द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी, के भाई उनके घर के अंदर उनकी जो कम्युनिटी के अंदर लड़ाई बड़ाई हो रही है, छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट हो गया उसको सेटल करने का काम करेंगे साहब। देखो ट्राइबल पॉलिटी ऐसे ही चलती है। अगर आपको ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो सभा समिति विधाता ये सब चीजें दर्शाता है कि इनफैक्ट जो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है, ये ट्राइबल वे ऑफ लाइफ आपको मल्टीपल चीजें इनफैक्ट दर्शाती रहती है साहब, ठीक है ना। सो वी फाइंड द एल्डर्स फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड दे यूज्ड टू मीट इन द काउंसिल। और बाकी के जो आपके नीचे वाले लोग थे साहब, नीचे वाले लोग का मतलब क्या है कि साहब आपके जो वॉरियर्स थे, ये वॉरियर्स मेनली अगर आप देखोगे तो ये लोग युद्ध करने चले जाते थे, आजू बाजू की ट्राइब्स जो थी उसके ऊपर लड़ाई बड़ाई होगी तो उसको लेके सेटल करते थे। ये वॉरियर्स का ही काम था कि ये लोग अपनी कम्युनिटी को डिफेंड भी करेंगे और जानवरों की जो रखेवाली है, जो बेसिकली जानवरों को संभालना है, जानवरों को बेसिकली पूरी तरह से है ना कैटल्स बैटल्स को मेंटेन करने का काम इनका चलता रहेगा। अब आप समझने की कोशिश करिए, जब जब मसाइस की बात की जाते हैं तो मसाई लोग बेसिकली जानवरों के लिए बहुत ही वो है ना कि क्या कहते हैं कि इमोशनल थे। सो दे यूज्ड टू डू समथिंग कॉल्ड एज कैटल रेड्स। कैटल रेड समझ में आता है साहब, ठीक है। अब क्या थी कहानी, ये है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी रह रही है, से फॉर एग्जांपल यहाँ मसाई रह रहे हैं, एक दूसरी अफ्रीका के अंदर छोटा सा जंगल का विस्तार है, यहाँ पे कोई अदर कम्युनिटी है, अब इनके पास भी कैटल है, इनके पास भी कैटल है साहब, ठीक है। तो ये दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के साथ कैटल्स को लेके फाइट करती रहेगी साहब, ठीक है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रकार का आपको ऋग्वेदिक लिटरेचर के अंदर भी हिस्ट्री मिलेगा। यू विल फाइंड सो मच ऑफ सिमिलैरिटी इन द ऋग्वेदिक लिटरेचर। यू माइट बी अवेयर अबाउट द ऋग्वेदिक लिटरेचर जहाँ काऊ का इंपॉर्टेंस है एंड बेसिकली अगर आपको पता होगा तो गविष्ठी करके आपको एक टर्म मिलेगा। ये गविष्ठी करके जो टर्म है ये प्रोमिनेंट इसके लिए है क्योंकि इसके द्वारा, गविष्ठी के द्वारा ये लोग गायों के लिए फाइट किया करते थे। यहाँ मसाई का भी यही है साहब, ठीक है। आपके ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर आपको सभा समिति विधाता जैसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेगी जहाँ एल्डर्स लोग बैठते थे मेनली, इनफैक्ट आप देखोगे तो सभा के अंदर। और यहाँ ऋग्वेदिक पीरियड के सिमिलर ही में ही यहाँ पे भी आपको काउंसिल मिलेगी, जो यंग लोग थे वो फाइट किया करते थे साहब, ठीक है ना। तो यहाँ एक फोटोग्राफ दिया गया है, द वॉरियर्स वेयर ट्रेडिशनल डीप ब्लू रेड शुकास, ठीक है। ये लोग ना ब्लू कलर का कपड़े पहनते थे, ब्राइटली बीडेड मसाई ज्वेलरी थे एंड कैरी अ 5 फुट स्टील टिप्ड स्पीयर्स। इनके पास बेसिकली तलवार होती थी इस तरह की, ठीक है, 5-1 फीट की लेंथ होती है उसकी साहब, ठीक है। द लॉन्ग प्लीट्स ऑफ द इंट्रिकेटली प्लेटेड हेयर आर टिंटेड विथ रेड ऑक्रे कलर। अगर आप देख रहे हो इनके जो बाल है ये रेड कलर से ये लोग पेंट किया करते थे और इनके थोड़े ब्रेड बनाया करते थे साहब, ठीक है ना। एज पर ट्रेडिशन दे फेस्ड ईस्ट टू ऑनर द राइजिंग सन। एक्चुअली ये ट्राइबल कम्युनिटी है तो सूरज देव को नमन करके उसके बाद आगे चलते थे। वॉरियर्स आर इंचार्ज ऑफ द सोसाइटी सिक्योरिटी वाइल बॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्डिंग द लाइफ स्टॉक। इनके जो बच्चे होते हैं बेसिकली जो पुरुष बच्चे होते हैं वो उन लोग को बोला जाता है कि आप लाइफ स्टॉक का ध्यान रखोगे और उसको चराने वराने के लिए लेके जाओगे। ड्यूरिंग द ड्रॉट सीजन वॉरियर्स एंड द बॉयज अस्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर्डिंग द लाइफ स्टॉक। जब जब आपकी अकाल पड़ती है तो आपके जो योद्धा है वो भी इनफैक्ट गाय भैंस को चराने के लिए लेके चले जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे ऑफ लाइफ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ओवरऑल इन लोग की पॉलिटी के अंदर
रेडिंग ऑफ कैटल्स, मतलब बेसिकली गायों को या आपके पास जो भी बैल बकरियां है उसको, है ना, क्या कहते हैं कि दूसरी कम्युनिटी से लेके आना, उससे छीन के आना, ये उनका वे ऑफ लाइफ था साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये जो रेड्स थे, ये रेड के द्वारा अपने पावर को असॉर्ट किया करते थे कि देखिए हम लोग कितने पावरफुल है, हमने वहां से 100 गाय चुरा के लेके आए या 500 बैल लेके आ गए साहब, ठीक है। तो इनकी वे ऑफ लाइफ बहुत ही सिमिलर है आपको वैदिक पीरियड से। इंडिया के अंदर वैदिक पीरियड के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो दैट विल बी अराउंड 1500 बीसी के आसपास मिलेगा। वैदिक पीरियड जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें आपको मेनली ये कंडीशन के बारे में पता चलता है 1500 बीसी में कि क्या सिचुएशन रहती है साहब, ठीक है ना। तो वी सी कि इस तरह से आपको पर्सपेक्टिव मिलता रहेगा। यंग मैन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मेंबर्स ऑफ द वॉरियर क्लास साहब when they proved their manliness by raiding the cattle of the other pastoral groups and participating in the wars। तो इनफैक्ट जो भी यंग आपके मैन कम्युनिटी के लोग थे साहब, ये लोग जाते थे युद्ध करने के लिए और दूसरे लोग की जो कैटल थी वो लेके आते थे और प्रूव कराते थे कि हम भी योद्धा हो गए, हम भी कुछ करके, हम भी है जोश में, बातें कर होश में साहब, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको पूरी कम्युनिटी मिलेगी। इनफैक्ट इनके यहाँ पे एल्डर कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी भी अथॉरिटी बहुत दबदबे वाली होती थी। तो इनके यहाँ पे दो प्रकार के क्लासेस मैंने आपको बताया मसाइज के अंदर, एक आपको एल्डर कम्युनिटी मिलती है और दूसरे वॉरियर कम्युनिटी मिलती है। वॉरियर लोग युद्ध करने के लिए गाय भैंसों का बेसिकली रखेवाली करने के लिए जाएंगे और एल्डर कम्युनिटी पूरी मीटिंग डिस्कशन करते रहेंगे साहब, ठीक है। इवेंचुअली हमको देखने को मिलता है कि इन लोग की वे ऑफ लाइफ ऐसे चलती थी। अब देखिए ये उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ थी। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि ये पहले परंपरागत अपना जीवन चलाते थे। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही ब्रिटिश लोग पावर के ऊपर आए मसाई लैंड के ऊपर, मतलब कीनिया टांजानिया वाले रीजन के अंदर, ब्रिटिशर्स ने इनकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल दिया। और ब्रिटिशर्स ने लाइफस्टाइल को कैसे बदला, एनसीईआरटी लिखती है कि टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द मसाई, इनके यहाँ पे इंटरनल इंटरफियरेंस करना शुरू किया। जैसे भारत के अंदर आदिवासी कम्युनिटी के अंदर लाइफस्टाइल के अंदर बदलने की शुरुआत की थी, वैसे ही आपको कीनिया के अंदर, तंजानिया के अंदर मिल जाएगी। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस पड़ते हैं। तो देखो कॉलोनियलिज्म ने क्या किया कि इंटरफियरेंस करना शुरू किया, समझ में आ रहा है, इंटरफियरेंस इन दी ट्राइबल अफेयर्स। अब मसाई कम्युनिटी जो है, ये नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटी की जो वे ऑफ लाइफ है उसके अंदर इंटरफियरेंस किया, उनको परेशान किया, उनकी वे ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की साहब, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग, इन्होंने चीफ को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। अब यू कैन अंडरस्टैंड साहब, पहले मसाई कम्युनिटी के जो एल्डर्स थे वो चीफ को अपॉइंट करते थे साहब। अंग्रेजों ने कहा कि नाउ वी विल बी अपॉइंटिंग द चीफ हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। मतलब क्या है साहब, ठीक है। तो ब्रिटिश विल बी डोमिनेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश लोग मसाई चीफ को अपॉइंट करेंगे और मसाई चीफ को अपॉइंट करने के बाद इनके जो भी पूरे के पूरे ट्राइबल अफेयर्स है, ये ट्राइबल अफेयर्स को चलाने का कामकाज करते रहेंगे साहब, ठीक है ना। तो ये दोनों की दोनों पॉइंट हमको यहाँ पे मिलते हैं। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इनकी वे ऑफ लाइफ को बदल दिया और कहा कि आज के बाद आप कैटल रेडिंग के लिए नहीं जा सकते। आज के बाद आप, आपके जो योद्धा है, वसाई वॉरियर्स है, ये लोग इनफैक्ट किसी और ट्राइब के ऊपर अटैक भी नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी हुआ करती थी, जहाँ पे एल्डर्स लोग अपनी काउंसिल्स के द्वारा, वॉरियर्स लोग अपने रेडिंग पावर के द्वारा अपनी अथॉरिटी को डिक्टेट किया करते थे, वो सब खत्म हो गया। इनको बोल दिया गया कि अब आपको ब्रिटिश चक्रव्यूह के अंदर रहना है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ब्रिटिशर्स ने जिन जिन लोगों को अपॉइंट किया था एज द मसाई चीफ, ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू बन जाते हैं। ये लोग बेसिकली कॉलोनियल गवर्नमेंट के एक एजेंट के रूप में काम करेंगे। एंड एट टाइम्स ये जो चीफ थे, इन लोग ने संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले मसाई लोगों की जो सिस्टम थी उसमें इनफैक्ट है ना, इंटरनली इनके बीच में जो पावर शेयरिंग था बहुत ही सिस्टमेटिक चलता था। बट विद द एंट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, इनकी वे ऑफ लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। धीरे 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 ये लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और इन्होंने बेसिकली जानवरों को कलेक्ट करना, जमीनों को खरीदना और साथों साथ व्यापार के अंदर काम करना शुरू किया। अपने ही लोगों को डोमिनेट करने की शुरुआत की और धीरे 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 अपने ही नेबर्स जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको पैसा ब्याज पे देने की भी शुरुआत की। सारी भाषा में हम लोग उसरी के रूप में पहचानते हैं, गिविंग मनी इन द इंटरेस्ट। आप ब्याज के ऊपर जब पैसा किसी को देते हो, ये सब सिचुएशन आपको मसाइयों के अंदर मिलती रहेगी। एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि विद द एंट्री ऑफ द ब्रिटिश, कुछ कुछ मसाई लोग ने अपनी ट्रेडिशनल पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ को पूरी तरह से छोड़ दिया। अंग्रेजों के चक्कर में आने के कारण
अंग्रेजों ने उनका एंग्लिसाइजेशन कर दिया। एंग्लिसाइजेशन का मतलब क्या है कि अंग्रेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और बहुत लोगों को गांवों से उठा के, जंगल से उठा के शहरों में डाला। बहुत लोगों को व्यापार करने के अंदर पुश कर दिया। एंड वी फाइंड कि देयर वर मेनी पीपल जो बेसिकली सिटी में आने की शुरुआत करेंगे, अपने बीवी बच्चों को गाँवों के अंदर छोड़ देंगे और कहेंगे कि मैं शहर में जाके 2 पैसा कमा के आता हूँ। आप इनफैक्ट जानवरों की ध्यान रखिए। अब आप देखने की कोशिश करिए, पहले ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था कम्युनिटी वाइज, उसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको भी एनिलेट कर दिया। इनफैक्ट इनके जो चीफ हुआ करते थे, इनके जो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के जो योद्धा थे, उनको बेसिकली कहीं न कहीं अगर आप समझने की कोशिश करोगे, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। एंड वी फाइंड कि इनकी वे ऑफ लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। पहले ये लोग खाली पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ से पैसा कमाते थे, अब इनके पास नॉन पेस्टोरल इनकम भी आ गई है क्योंकि व्यापार करने की शुरुआत करते हैं। तो अंग्रेज़ों के आगमन के कारण कुछ-कुछ लोगों के जीवन के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमने देख लिया, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्योंकि अब नॉन पेस्टोरल इनकम जो व्यापार से मिल रही थी, शहरों में और कुछ कामकाज करने से मिल रही थी, इसके कारण ये लोग और भी जानवर खरीद सकते थे। पहले जानवर चुरा के लेके आते थे और इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि कुछ-कुछ जीवन के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ी, पर सबके जीवन के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। देयर वर मैनी पुअर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जिनके पास ना ही पैसा आया, ना ही इनके पास रिसोर्सेज आए। इन लोग बेसिकली अपने लाइवस्टॉक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम्स। जब खराब समय चलता है, जब युद्ध और फमाइन की कंडीशंस आ गई, इनके पास ना ज़मीन बची थी, इनके पास ना जानवर बचे थे और ये लोग भूखे मर जाते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कंसिडर कि दोज पीपल हु वर पुअर दे हैड टू गो इन द टाउन्स एंड दे बिकेम अ लेबर। ये लोग बेसिकली लेबर के रूप में, ये लोग बेसिकली वर्कर के रूप में आपके शहरों के अंदर मजदूरी करने के लिए शुरुआत कर देते हैं। एंड वी फाइंड कि बहुत लोगों ने ऑड जॉब्स करना शुरू किया। कुछ-कुछ लोगों को कोयले की भट्टी के अंदर काम मिलने की शुरुआत होती है। कुछ-कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन के अंदर और रोड बनाने का जो कामकाज था, वहाँ पे आपको बेसिकली नौकरी मिलेगी और पूरी तरह से मसाई लोगों की जो सोशल लाइफ थी, उसको इन्होंने चेंज कर दिया। यू कैन इमेजिन कि हाउ कॉलोनियलिज्म ने पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हुए उनका जो ऑक्यूपेशनल लेवल है, ऑक्यूपेशनल लेवल का मतलब कि जो ऑक्यूपेशनल चेंजेस है, उसको इम्प्लीमेंट कराते हुए पूरी तरह से बदलाव ला दिया साहब, ठीक है। सो द सोशल चेंजेस इन द मसाई सोसाइटी ऑकर्ड एट 2 लेवल्स साहब, ठीक है। पहला तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि एक तो जो एल्डर और वॉरियर कम्युनिटी जो था, उसको बेसिकली इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। इनको बोल दिया कि तुम्हारा पावर चला गया। वॉरियर्स को कहा आज के बाद आप हंटिंग और रेडिंग करने नहीं जा पाओगे और उसके कारण उनकी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। दूसरा, अमीर और गरीब के बीच में भेद रेखा की डेवलपमेंट हो जाती है। पुअर एंड वेल्दी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बीच में इनफैक्ट बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। एंड दिस इज हाउ वी कंसीडर कि पेस्टोरलिज्म जो पहले की ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ हुआ करती थी, उसको इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया। ये चैप्टर का कंक्लूजन यहाँ पे आता है कि भारत हो या पूरी दुनिया हो, इनके यहाँ पे कॉलोनियलिज्म के कारण जो चेंजेस आए हैं वो पूरी तरह से बदल दिए जाते हैं। नए कानून पद्धति, नई बॉर्डर्स बनाना, नए रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करना, पेस्टोरलिस्ट को बेसिकली ग्रीन पैचर से दूर करना, उनको भूखा मारना, उनकी ज़मीनें ले लेना, उनको पूरी तरह से डिटीरिएट कंडीशंस के अंदर रखना। आखिर के अंदर जब हम लोग देखते हैं कि उनके जानवरों को खाना-पीना नहीं मिलने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में जानवरों की मृत्यु होना और आखिर के अंदर जो पेस्टोरलिस्ट जो लोग थे, उनको अपनी वे ऑफ लाइफ बदलनी पड़ी, उनको ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से हटा दिया गया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि कॉलोनियलिज्म ने इनकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से एनिहिलेट किया था। कुछ-कुछ पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे, पर पॉजिटिव चेंजेस हमेशा लिमिटेड पीपल के ऊपर होते हैं। बहुत लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत गिने-चुने लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ये लोग अपना एनुअल मूवमेंट का रास्ता बदलते हैं, अपनी कैटल्स की संख्या कम करते हैं। इनफैक्ट ये लोग ने पॉलिटिकल प्रेशर भी एक्सर्ट करने की कोशिश की, बट इनके पास पैसा नहीं था तो पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं आ पाएगा। इन्होंने डिमांड भी किया कि हमको थोड़े बहुत अधिकार चाहिए। अंग्रेज़ों ने एक लॉलीपॉप के नाम के ऊपर कुछ दिया। ओवरऑल इनकी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। ये चैप्टर जब ख़त्म होता है, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिया गया है राइका कम्युनिटी का। ये वही राइका कम्युनिटी है
जो राजस्थान गुजरात वाले रीजन के अंदर मिलेगी, जो अपने बेसिकली शिप्स को लेके चल रही है। इफ यू कैन सी ओवर हियर शेफर्ड कम्युनिटी है, हाईवे के अंदर आज की तारीख में भी आपको देखने को मिल जाएगी साहब, ठीक है। ये रिलिक्स ऑफ द पास्ट नहीं है, इनको आज की तारीख के अंदर भी हमको प्रोटेक्शन देना है। बहुत लोग एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि पेस्टोलिटिज्म एक ऐसी इकोनॉमी है और एक ऐसी वे ऑफ लाइफ है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और इकोनॉमी को भी इनफैक्ट मेंटेन करके रखती है। इसको कंजर्व करने का काम करना पड़ेगा। जो लोग इनफैक्ट ये वे ऑफ लाइफ के अंदर जीना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कोई एक गवर्नमेंट स्कीम का नाम बताइएगा जो ये पेस्टोरल कम्युनिटी के लिए सरकार ने चालू की है साहब, ठीक है। एनी गवर्नमेंट स्कीम फॉर द पेस्टोरल कम्युनिटी इन इंडिया। आज की तारीख के अंदर भारत ने, आप जाइए मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर जो है ना आपका साहब, एनिमल हस्बेंड्री का जो मिनिस्ट्री है साहब, उसके अंदर आपको कोई ना कोई स्कीम मिलेगी साहब पेस्टोरल कम्युनिटी के लिए साहब, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि आज भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये पेस्टोरल कम्युनिटी के लिए क्या काम कर रही है साहब, ठीक है ना। ये आज यहाँ पे आपको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बोले गए हैं साहब, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पूछा गया है गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई द मसाई कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड्स। मैंने आपको बताया कि मसाइयों ने क्यों अपने जो घास थे वो घुमा दिए, उसके पीछे का कारण क्या था साहब, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ब्रिटिश एंट्री के कारण जो कानून वानून पास किए, बॉर्डर्स क्रिएट किए करने के कारण और रिजर्व फॉरेस्ट को बनाया, उसके कारण उनकी ग्रेजिंग लैंड चले गए साहब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज इन वे इन विच द मॉडर्न वर्ल्ड फेयर फोर्स द चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ द चेंजेस व्हिच वर सिमिलर फॉर द इंडियन पेस्टोरलिस्ट एंड द मसाई हर्डर साहब। आप एग्जाम्पल दीजिए, सिमिलैरिटी बताइए कि इंडिया और मसाइयों के बीच में, इंडियन पेस्टोरलिस्ट और मसाई हर्डर्स के साथ सिमिलरिटी क्या है, मसाई हर्डर्स के साथ सिमिलरिटी क्या है साहब, ठीक है। 2 एग्जाम्पल, एक तो ग्रेजिंग लैंड को घुमाना, उसके बाद हमने क्या देखा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर एरिया को कन्वर्ट करना, और उसके बाद हमने देखा कि परमिट सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल स्टारवेशन, समझ में आया आपको। बहुत सारी आपकी कैटल की जो लाइफ स्टॉक की क्वालिटी है वो डाउन होना, डिग्रेड होना, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंगली पोर्शन कॉलोनियलिज्म के ऊपर दिया है। मेरा ये चैप्टर को डिटेल में कराने का इंटेंशन ये था कि मैं आपको कॉलोनियलिज्म के बारे में समझाऊं, कॉलोनियलिज्म एक आइडियोलॉजी के बारे में समझाऊं कि कॉलोनियलिज्म कहना क्या चाहता था। अब देखिए, ये चैप्टर ऐसे तो यहाँ खत्म होता है, ये बुक भी यहाँ खत्म होती है। नई एनसीईआरटी का जो वर्जन है, एनसीईआरटी का जो न्यू वर्जन है, ये न्यू वर्जन के अंदर सेक्शन 3 नहीं दिया गया है एक्चुअली। अगर आप ओल्ड वर्जन देखोगे ऑफ द न्यू एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9th ओनली, उसके अंदर सेक्शन 3 भी दिया गया है साहब, ठीक है। सेक्शन 3 जो है ये आपकी क्रिकेट के बारे में बताता है साहब, ठीक है। अब मुझे मन कर रहा है कि मैं सेक्शन 3 को भी कवर करा दूंगा 1-2 क्लासेस के अंदर। आई विल बी कवरिंग द सेक्शन 3 दो इट इज नॉट गिवन इन दिस इंडेक्स। ये इंडेक्स के अंदर आपको सेक्शन 3 नहीं मिलेगा, पर उसमें क्रिकेट और क्लॉथिंग की हिस्ट्री है। इसमें पूरी की पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री है और क्लॉथिंग की हिस्ट्री है। क्लॉथिंग कपड़ा वपड़ा जो होता है बेसिकली उसका इतिहास है, तो उसको मैं कवर करा दूंगा ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो 2 घंटे का एक आध क्लास लेके उसमें कवर करा देंगे साहब, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी भले चैप्टर नहीं है आपके अभी टाइम बिंग, आपको दिख नहीं रहा है इंडेक्स के अंदर, और अगर आप नई एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे तो भी नहीं दिखेगा, पर जिन जिन लोगों ने प्रिंट आउट लिया हुआ है, 2 स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द प्रिंट आउट, उनको शायद पुरानी अगर वर्जन आपने डाउनलोड की है तो ज़रूर से आपको इसके अंदर से मिलता रहेगा साहब, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड the whole pastoral perspective, and we can conclude the class today. Like, share and subscribe to this platform. मेरी अन अकेडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। आई एम टेकिंग स्पेशल क्लासेस ऑन अन अकेडमी। ये फ्री क्लास है, दे आर वेरी फ्री क्लासेस साहब, एंड इसको आप देखिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर हिस्ट्री के एमसीक्यूज कराए हैं, बहुत सारे कोर्सेज मैंने आपको कराने की कोशिश की गई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, डिस्काउंट कोड यूज़ कीजिए PN Live 10%, एंड हमारे साथ जुड़िए ऑन द अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड करेंगे।
I'll see you in the next class. Till then, keep studying and all the best.